ठीक है, तो हम एक बार फिर से सरसरी निगाह बढ़ाते हुए हम देखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम जो यहाँ पर क्लास में देख रहे थे वो टेंस के बारे में देख रहे थे। और हमने कहा टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। काल का मतलब अगर क्या देखें, काल का मतलब ये कि जिस तरीके से हमारे पास हिंदी में 3 काल होते हैं, एक तो काल वो होता है जो अभी का है, जो चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान, और एक काल वो होता है जो हमारा बीत गया, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं, और एक वो होता है जो आने वाला है, जिसको हम भविष्य में बोला जाते हैं कि भविष्य के बारे में हम बातें करेंगे। तो वो भविष्य के बारे में इस तरीके से हमारे पास 3 तरीके का काल होता है, और इंग्लिश में इसे हम टेंस कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा वर्तमान जो अभी चल रहा है, इसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारा, तो यहां पे जो भी हम पढ़ेंगे वो प्रेजेंट टेंस के अंडर में पढ़ेंगे। जो बीत गया उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। यहां पे हम उसके बारे में बातें करेंगे जो बीत चुका है, ठीक है। यहां पे बातें करेंगे जो चल रहा है, यहां पे बातें करेंगे उसके बारे में जो बीत चुका है, और यहां पे हम बातें करेंगे वो जो आने वाला है, और उसको हम आने वाली की चीजों को हम फ्यूचर बोलते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस। तो एक हमारा टेंस निकल के आया 3 तरीके का। क्या? सबसे पहला हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा पास्ट टेंस, और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस। बात समझ गए? बात समझ गए? अच्छा, अब प्रेजेंट टेंस के अंदर में हमारे पास 4 तरीके का टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर में हमारे पास 4 तरीके का टेंस होता है। सबसे पहले वाले टेंस को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरे वाले को हम कहेंगे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत बढ़िया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे वाले को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा वाला हमारा कहलाएगा, जो इन दोनों का मिक्सचर होगा, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 तरीके के जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट के अंडर में है, और यही चारों तरीके का जो टेंस होगा वो हमारा पास्ट के अंडर में होगा। तो जहां पे प्रेजेंट लिखा हुआ है वहां पे पास्ट लिखा जाएगा, और वही सेम चीज फिर पास्ट के अंडर में आ जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट के अंडर में है, तो ये आएगा। लेकिन जब यही टेंस यहां पर आएगा तो ये सिंपल पास्ट टेंस बन के आ जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहां पर प्रेजेंट के अंडर में, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन जब ये निकल के यहाँ पे पास्ट के पास आएगा तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ आ रही? जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर है तो प्रेजेंट है, लेकिन जब यहाँ से निकलेगा यहाँ पर आएगा तो यही प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। बात समझ आ रही? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर है तो प्रेजेंट है, लेकिन यही टेंस जब यहाँ पर पास्ट के पास आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर जब ये पास्ट के पास आएगा तो पास्ट से बनेगा, और जब फ्यूचर के पास आएगा तो फ्यूचर बनेगा। तो इसी तरीके से जब ये यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के पास आएगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर है तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर पास्ट होगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। बात समझ आ रही? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जब यहाँ पर आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। इस तरीके से 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ हमारे पास टोटल मिलाकर के 12 टेंस कहलाएंगे। और ये जो 12 के 12 टेंस होंगे ये हमारे एक्टिव वॉइस कहलाएंगे। कौन से वाले कहलाएंगे? ACTIVE एक्टिव, VOICE एक्टिव वॉइस। तो ये सारे के सारे 12 जो हमारे हैं ये एक्टिव वॉइस कहलाएंगे, जहां पे हम मेन फोकस किसके ऊपर करेंगे? सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे। जब हम मेन फोकस सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे तो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, लेकिन जब हम मेन फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे तो वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बन जाएगा। आपको ये फर्क मालूम हो जाना चाहिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मेन फर्क क्या है। जब हम सब्जेक्ट के बारे में बातें ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट
एक्टिव कहलाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा फोकस डालेंगे तो हमारा ये चीज क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अब हमको इसके बारे में थोड़ा सा पीएचडी करना है। तो हम सभी के बारे में देखेंगे, इसके बारे में तफसील से देखेंगे, इसके बारे में तफसील से देखेंगे, इसके बारे में भी तफसील से देखेंगे। देखो आज इस मुकाम पर हम आ चुके हैं कि जब मैं आपके बारे में ये बातें बता रहा हूं तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक कर रहा हो कि हाँ इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आ रही ना बात? उससे क्या होगा, आपके दिमाग में थोड़ा सा पुराना और थोड़ा सा आज का मिला करके एक नया मजमुआ बन जाएगा, एक नया मुरब्बा बन जाएगा, जो थोड़ा सा मीठा भी होगा। खाने में पहले जो कड़वा लग रहा था वो अब अच्छा लगेगा। नहीं यार ये तो समझ में आ रहा बातें। जब बातें समझ में आती हैं तो हजम भी होती हैं, उतरती भी हैं, जहन में उतरती भी हैं, रुकती भी हैं, और फिर इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इस तरीके से पूरे के पूरे 12 देखना है। तो फिलहाल हम पूरे के पूरे 12 ना देख करके अभी हम पहले सिर्फ इसके बारे में देख लें, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चले, अभी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम दूसरी भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये है कोई साहब जिनका नाम नसीम है और उनका दूसरा नाम पप्पू है। तो ये नसीम का दूसरा नाम पप्पू है। नसीम बोले या पप्पू बोले बात एक ही है। हमारे दिमाग में आए कि पप्पू को बुलाओ तब भी हमको पप्पू मतलब नसीम, और नसीम को बोले नसीम मतलब पप्पू। तो याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कुछ और है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ और है। नहीं, दोनों एक ही हैं। या तो इस नाम से पुकार लें या इस नाम से पुकार लें। बात समझ में आ गई? चलो यहां तक क्लियर। चलो अब बात ये करते हैं कि भाई जब ये टेंस हम पढ़ रहे हैं तो पहले इसकी पहचान देख लें कि ये वाला टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा। तो हम बता दें, जब भी टेंस के आखिरी में आएगा, हिंदी में आएगा ता है आएगा, या ती है आएगा, या फिर ते हैं। जब हमारे वाक्य के, हिंदी के वाक्य में आखिरी में ये आएगा ता है, ती है, ते हैं, तब उसका मतलब ये है कि हम अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस टेंस के अंडर में लेकर के आएंगे और यहां पे ट्रांसलेशन होगा इसका। बात समझ में आ गई? अब बात ये आती है कि ट्रांसलेशन तो कर लेंगे, तो ट्रांसलेशन करने से पहले उसको हमको कहीं जमाना पड़ेगा। उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? STRUCTURE, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस एस होगा या फिर ES होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, बस सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या फिर ES होगा या फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इतनी चीजें हमारे पास जब आएंगी तो हम ये कहेंगे कि हमारा ये चीज अब मुकम्मल हो गई है। हमको जैसे ही हमारे पास कोई हिंदी में टेंस आया जिसके आखिरी में ता है, ती है, ते हैं, आपके दिमाग में फौरन क्लिक होना चाहिए कि ये वाला हमारे लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कहाँ है। वाक्य में आखिरी में ता है, ती है, ते हैं जैसे ही हमारे पास आया, फौरन हमारा दिमाग बोलना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ है उसको बुलाओ। लेकिन उसका नाम पप्पू भी है, उसको भी याद रखो। कोई बोले पप्पू कहाँ है, पप्पू कहाँ, तो बोले पप्पू भैया जिसका नाम है उसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, वो भी आ रहा है, यानी कि दोनों इंसान एक ही है। अब भैया वो आ गया, वो बोला कि हाँ क्या हो गया, देखा तो सब्जेक्ट भी है उसके पास, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, SES भी जोड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी जोड़ा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे यही है भैया पप्पू, यही है पप्पू। और जिसमें मेन फोकस किसके ऊपर हो रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। अगर मेन फोकस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, तो ये क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मेन फोकस सब्जेक्ट के ऊपर होगा तो ये पैसिव वॉइस नहीं बल्कि एक्टिव वॉइस बनेगा। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल ले लेते हैं।
ठीक है, नहीं इतना अभी कठिन क्यों ले रहा, हल्का सा हल्का लो, हल्का वाला। वो खाना खाता है, वो खाना खाता है, यहां पर देखो वो खाना खाता है, आखिरी में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है। आप फौरन किसको याद करोगे, पप्पू को। पप्पू कहाँ हो तुम, पप्पू बोलेगा हाँ मैं यहाँ पर हूँ, तो पप्पू से बोलेंगे पप्पू एक बार अपने बारे में बता दो मेरे को, तो पप्पू बोलेगा मेरा नाम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और मेरा नाम जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और कुछ कुछ लोग मेरे को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, और मेरे अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सब्जेक्ट है मेरे पास, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो हम कहेंगे कि भैया एक काम करो, हमारे पास एक लफ्ज है, एक वाक्य है जिसको बोला जाता है कि वह खाना खाता है, ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बता दो। तो कहते हैं ठीक है, जो चीज़ जहां पर है उसको उठा करके मेरे अंदर फिट कर दो। आप देखो मेरे अंदर से आवाज़ निकलने लगेगी इंग्लिश में, क्या बोले, जो चीज़ जहां पर है उसको उठा करके फिट कर दो। तो अब यहां पर बताओ सब्जेक्ट कौन है, वह को उठा करके सब्जेक्ट के पास रख दो। तो जब ये वह इसको सब्जेक्ट के अंदर देंगे तो क्या बनेगा, ही बनेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम रख दिए, तो यहाँ पे अब हम मिटा करके इसको यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बात इस तरीके से होना चाहिए कि बात समझ में आए, ठीक है। तो हमने बोला कि भैया स्ट्रक्चर ये कहता है, पप्पू ये कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर में आपका जो हिंदी का जो वाक्य है उसमें से वो सारी चीजें निकाल करके वहां पर फिट कर दो। तो हमने बोला ठीक है फिट कर देते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि सब्जेक्ट, हमने इससे पूछा कि भैया सब्जेक्ट तुम्हारे में कौन है, तो ये कहता है वह। हमने कहा ठीक है वह, तुमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो बोला कि ही बोलते हैं। हमने कहा ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे हमने ही लिख दिया। उसके बाद ये हुआ कि यार सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो हमने इससे पूछा कि बताइए तुम्हारे अंदर वर्ब कौन है, तो इसने बोला कि हमारे अंदर जो वर्ब है ये खाता है। खाता जो यहां पर है ये वर्ब है, जिसको क्रिया बोलते हैं हिंदी में। तो इस क्रिया को, खाता को हमने यहां पर रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद फौरन क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो हमने इसको यहां पर उठा के रखना है, लेकिन साथ साथ इसकी फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो खाता, इसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सी है, ईट। ईट यानी खाना होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद प्लस क्या आएगा, ईट। तो यहाँ पे वर्ब की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ईट। उसके बाद ये बोलता है कि भैया एस या फिर ई एस दोनों में से कोई एक जोड़ दो। तो हमने कहा भैया ठीक है, काम करो तुम्हारे मुताबिक क्या है। तो ये बोला कि जो तुम्हारे मुताबिक है वो सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर अकेला है तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट अगर अकेला है तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और सपोर्ट हमेशा एस से शुरू होता है। तो हमने देखा कि भैया यहाँ पे तो जो ही है वो अकेला है, उसको सब्जेक्ट की सहारे की जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे बोला यहाँ पे एस आ जाओ, एस हो गया, ये एस हो गया। अब बोल रहा है कि इसके अंदर जो बचा हुआ है वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसको ला करके फिट कर दो। तो हमने कहा देखा भैया ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो मालूम ये पड़ा कि जो खाना है यह ऑब्जेक्ट है। जो सामान होता है, जो चीज होती है वो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। ऑब्जेक्ट मतलब सामान। तो यहाँ पे सामान क्या है, खाना, जो दिखता है हमको। खाता दिखता है तुमको, ईट क्रिया दिखती है क्या, छू सकते हो क्रिया को, लेकिन खाने को छू सकते हो। चावल है, दाल है, ये है, वो है। लेकिन कोई बोले खाने को छू के दिखाओ, पीने को छू के दिखाओ, तो ये कैसे होता है, इसको क्रिया बोलते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा हमारा खाना। तो खाना क्या हो जाएगा, ये हो गया फूड। ये क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस दोनों में से एक आना था, हमने एस ले लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको मिला दो साथ में, अभी हम प्लस करके लिखे, अब इसको मिला दो, क्या आ जाएगा, ही ईट्स फूड। और इसका मतलब क्या होगा कि वो खाना खाता है। बात समझ आई? अब हमको बोलना है वो पानी पीता है, कैसे बोलेंगे, वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर।
वे लोग पानी पीते हैं। वे लोग एक हैं कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। तो वे लोग का मतलब ही नहीं होगा, वे लोग का मतलब दे हो जाएगा, दे का मतलब वे लोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे ड्रिंक। अब एक बात बताओ, ये अकेला है कि बहुत सारे एक साथ में है? जब साथ में है तो सपोर्ट की जरूरत है क्या? नहीं, तो यहाँ पे ए सब नहीं आएगा, तो यहाँ पे जगह दे ड्रिंक वाटर। अब कोई पूछेगा एस क्यों नहीं आया, तो ये अकेला नहीं हो गया। सिंगुलर होता तो एस आता, अकेला है तो एस आएगा, अकेला नहीं है, प्लूरल है, साथ में है, गुच्छे में है, तो सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी एस लगाने की जरूरत कतई नहीं है। अब ये सही हमारा बन जाएगा, वो खाना खाता है, वो आता है, वो जाता है। अब आप इसको बनाते चलो। हमको पहचान क्या रखनी है? ताहती है। जैसी पहचान ताहती है मिली, फौरन पप्पू को याद कर लो। पप्पू कहाँ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, बल्कि कौन पप्पू है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही है पप्पू। इसी पप्पू को आपको याद रखना है। और पप्पू की एक अपनी सूरत है। वो सूरत कैसी है? वो सूरत ऐसी है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद करो और इसके अंदर को जो भी है उसको भर दो, उसको फिट कर दो, हमारे को ये दिखने लगेगा। और इसको मिला के लिख दोगे तो ही ईट्स फूड, ये बन जाएगा हमारा। वह हर साल अजमेर जाता है, ले लो यहाँ पर। वह है, वो जाता है, वो जा रहा है, वो अकेला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज। अकेला है तो गोज आएगा, ऐसे लगेगा। अकेला है तो सपोर्ट लगेगा, तो ही गोज कहाँ? टू, ही गोज टू होली अजमेर। कब? एवरी ईयर। ही गोज टू होली अजमेर एवरी ईयर, वो हर बार अजमेर शरीफ जाता है। जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? सुन्नी है, गरीब नवाज बुला रहे हैं तो जाएगा। तो ये वाला टेंस कौन सा टेंस कहलाएगा? अफर्मेटिव। अब जब अफर्मेटिव है तो अब देखें तो नेगेटिव सेंटेंस भी होता होगा फिर तो मालूम ये पड़ा कि नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिस सेंटेंस में बीच में नेगेटिव यानी कि नॉट लग जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, तो एक आ जाएगा कि वो खाना नहीं खाता। वह खाना नहीं खाता है, वो खाना नहीं खाता है। ये सेंटेंस जो है ये हिंदी में नकारात्मक वाक्य है। अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में जाएगा। समझ गए? तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे लो, 10 मिनट में इंशाल्लाह आप इसको खत्म कर देंगे। इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले इसको अगर नहीं है ना तो इसका नहीं पहले मिटा दो। इसका नहीं होना चाहिए पहले। तो ये क्या आ गया? वह खाना खाता है, इसको कैसे बोलेंगे? ही ईट्स, यही है ना, ही ईट्स फूड। इसको अब हमको क्या करना है? नेगेटिव कर दो। वह खाना नहीं खाता है बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे? ये बन जाएगा। हम ये बोलेंगे कि यार ये जो यहाँ पर नेगेटिव में नॉट लगाना है, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नॉट लगेगा। नॉट कहाँ लगेगा? नॉट जहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगेगा। सवाल ये उठता है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तो है ही नहीं, क्योंकि जो ये ही है ये सब्जेक्ट है, ईट्स जो है ये हमारा वर्ब है, और फूड जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब तो कोई है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब होती तो हम वहां पे फौरन उसी के फौरन बाद नॉट लगा देते। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगता है, ये इंग्लिश का नियम कानून है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, अब कहाँ लगेगा नॉट? तो अब ये है कि हेल्पिंग वर्ब हमको दिखाई नहीं दे रही है, हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। किसके अंदर छुपी हुई है? वर्ब के अंदर छुपी हुई है। तो यहाँ पे जो ये वर्ब दिख रहा है ना, जिसको हम ईट्स बोल रहे हैं, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। समझ गए? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है।
अब सवाल ये उठता है कि अगर छुपी हुई है तो क्या है। तो अब सवाल ये है इसका जवाब कि जो हमारा सिंपल टेंस होता है, सिंपल टेंस होता है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस वाला जो टेंस है, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू होगी या डज होगी। क्या इसके अंदर या तो डू छुपा है या डज छुपा है, दोनों में से कोई एक छुपा है, या तो डू छुपा है या डज छुपा है इसके अंदर, जो हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम करेंगे तो हमको निकल के आएगा कि डू है कि डज है, तो मुक्का मारना पड़ेगा कि चल बाहर निकल। तो हमने क्या किया, इसको दबाया कि चल निकल निकल, तो ये जो एस दिख रहा है ये थोड़ा सा मुंडी बाहर निकाला। तो जैसे ही एस मुंडी बाहर निकाला हम समझ गए कि यार इसके अंदर एस लगा हुआ है, इसका मतलब डज छुपा हुआ है। अगर इस वर्ब के साथ में एस नहीं होता तो मैं बोलता कि इसके साथ डू छुपा हुआ है। बात समझ में आ रही है। चूंकि इसके साथ एस लगा हुआ था तो एस ये बता रहा है कि डू नहीं है, डज है। तो हमने बोला ठीक है भैया, जो भी है तेरे पास डू हो या डज हो उसको बाहर निकाल दे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाहर निकाल दिया और ये हो गया डज। और जैसे ही बाहर निकला तो अंदर बचेगा क्या, ये अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो यहां पे आ जाएगा ही डज ईट फूड। तो मालूम ये पड़ गया कि ये तो है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और नॉट का क्या फंडा है, नॉट का फंडा ये है कि फौरन हेल्पिंग वर्ब के बाद आकर के लग जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा नॉट लग गया। तो यहां पे अब हम इसको पढ़ेंगे ही डज नॉट, फिर यहां से हो जाएगा ईट, ये हो जाएगा फूड। ही डज नॉट ईट फूड, इसको हम अगर एक साथ बोलेंगे तो ये बोलेंगे ही डजंट ईट फूड। मिला के भी बोल सकते हैं, ही डज नॉट ईट फूड ये भी बोल सकते हैं, ही डजंट ईट फूड ये भी बोल सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको जो अच्छा लगता है आप वो बोलो। ये कहलाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस और ये वाला कहलाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। बात समझ आ गई। अब हम एक देख लें, यहाँ पे डू डस लगा है ना, डस लगा है ना। एक यहाँ पे दे ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाटर। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। अभी तक ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अभी तक ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब मैं इसको बनाने लगा हूं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लो। यहाँ पे है दे ड्रिंक वाटर, हमको यहाँ पे नॉट लगाना है। नॉट लगाने के लिए कहानी क्या है, नॉट लगाने के लिए कहानी यह है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे 10 कहां पर आया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। ये हेल्पिंग वर्ब है ना, आया कहां पर, सब्जेक्ट के बाद। तो यहां पे अगर यहां से हेल्पिंग वर्ब आएगी तो कहां पर आएगी, हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे के बाद जो भी आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब यहां से जो ये वर्ब है ना, ये वर्ब है ना, ड्रिंक मतलब पीना, पीना मतलब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। तो ये हमारा वर्ब है। अब इसके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है, मैंने बताया। अगर ये ता है, ती है, ते है वाला सेंटेंस है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है, हमको उसको बाहर निकालना है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि भैया इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है या डज है, या तो डू होगी या डज होगी।